नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलते हैं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकल सकें। सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। विपक्ष हैरान है, पीएम मोदी ने 2024 को लेकर कर दिया महा ऐलान है। आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। विपक्षी डेट तय करते रह गए, मोदी ने पूरा कैलेंडर ही बदल दिया है। इसके अलावा वो गणित आपको दिखाऊंगा जो बताएगा कि विपक्षी एकता के बावजूद, अगर विपक्षी एकता बन गई तो उसके बावजूद नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएंगी। वो नंबर जो बता रहे हैं कि अब की बार मोदी 350 पार है, वो नंबर आज आपके सामने गणित की क्लास में रखूंगा। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दोस्ती का संदेश भिजवाया है क्या? केजरीवाल अचानक हाथ धोकर कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ गए हैं, आज इसका चैप्टर भी। केजरीवाल ने कांग्रेस की कौन सी सीक्रेट फाइल निकाली है वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा फ्रांस की आग बुझी तो मोदी विरोधी एजेंडा कैसे नजर आया, आज वो आपको बताऊंगा। जलता फ्रांस एक्सपोज करेगा भारत को जलाने वालों का प्लान। 90 मिनट की वो फ्लाइट जिसका टिकट 3.25 करोड़ रुपए का है, उस फ्लाइट के बारे में आपको बताऊंगा। और आखिर में मीटिंग के दौरान पीएम मोदी संत बाबाओं के वीडियो देखते हैं क्या, आज इसका सच भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं के सामने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। इस बैठक में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और नरेंद्र मोदी ने उनके सामने यह सब कहा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस में दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को। कैंसिलेशन रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि पॉक्सो एक्ट के तहत केस में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए अध्यक्ष की शपथ पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। दिल्ली सरकार ने DERC चेयरमैन के तौर पर जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती दी है। दलील में केंद्र सरकार के रवैये को मनमाना बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की। दिन भर का रिवीजन, अब पाठशाला की पहली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा विपक्ष हैरान है, पीएम मोदी ने 2024 को लेकर महा ऐलान कर दिया है। विपक्षी डेट तय करते रह गए, मोदी ने कैसे कैलेंडर बदल दिया। इसके अलावा आज गणित की क्लास भी है जिसमें आपको बताऊंगा कि विपक्षी एकता के बावजूद, सब एक साथ आ गए इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएंगी। वो नंबर जो बताएंगे कि अब की बार मोदी 350 के पार ये हो सकता है या नहीं। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दोस्ती का संदेश भिजवाया है क्या, ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसके बारे में भी बताऊंगा। दो 2024 के लिए नरेंद्र मोदी इस वक्त फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ गए। पिछले कुछ दिनों से जिस रफ्तार से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, बैक टू बैक बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि विपक्ष जब तक अपना गेम प्लान बनाएगा, तैयार करेगा, ये मन बना पाएगा कि हम साथ हैं नहीं हैं, कौन कहां लड़ेगा नहीं लड़ेगा, जब तक गेम प्लान तैयार होगा विपक्ष का, तब तक नरेंद्र मोदी गेम ओवर कर चुके होंगे। वो इस मोड में दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। विपक्ष जहां तारीख तय करने में फंसा हुआ है, उतने में नरेंद्र मोदी ने कैलेंडर भी चेंज कर दिया, टारगेट तय कर दिए और नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को बिठाकर टारगेट दे दिया कि सुनो, बैठे मत रहो, उठो, निकलो, बाहर जाओ, 9 साल का काम क्या रहा है 9 महीने में बताओ लोगों को, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ लोगों को। इस उम्मीद में मत बैठे रहो कि हमने बहुत काम कर दिया, पब्लिक वोट दे देगी। जाओ, उनको बताओ ये काम किया है। उधर विपक्ष की बैठक की तारीख और वेन्यू ही सेट नहीं हो पा रहा और यहां नरेंद्र मोदी ने एजेंडा भी सेट कर दिया। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो दल बड़ी कुर्बानी देने की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बनाने की बातें कर रहे हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है कि कायदे से बैठकर प्लान बना ले, जबकि सब विपक्ष में बैठे हैं।
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बावजूद, देश भर का काम देखने के बावजूद 2024 में क्या करना है इसके लिए टाइम निकाल ले रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के पास टाइम ही नहीं। पहले पटना की बैठक की को लेकर तारीख बदली थी। मैं आपको दिखाता हूं कैसे इनका एजेंडा ही सेट नहीं हो पा रहा विपक्ष का। विपक्ष का आप हाल देखिए क्या हुआ था। पटना में मीटिंग होनी थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया भाई, विपक्ष ने इन्होंने कहा पहले कि हम जो है 12 जून को करेंगे। पहली डेट दी 12 जून की, उसके बाद डेट बदली और फिर 23 जून को बैठक हुई। मतलब 11 दिन जो है वो निकल गए और उसके बाद जाकर एक बैठक हो पाई, पहली बैठक। उसमें भी कुछ हुआ नहीं, केजरीवाल मुंह फुला के चले आए, कोई एजेंडा सेट नहीं हो पाया, फूट है नहीं है, ये सब करके कहानियां बन गई। अब 23 जून को जब ये मीटिंग हो गई तो कहा गया कि एक और मीटिंग करेंगे, जिसकी डेट और वेन्यू पर अब तक कंफ्यूजन ही चल रहा है। कांग्रेस बोली दूसरी बैठक के लिए, जो अभी होनी है, अभी हुई भी नहीं है। कांग्रेस ने बोला पहले कि हम एक काम करते हैं 12 जून को कर लेते हैं और शिमला में कर लेते हैं। वहां लगा होगा कि इसी बहाने एक अच्छा माहौल में ठंडा ठंडा रहेगा, अपना हो जाएगी मीटिंग। पवार साहब बोले दूसरी बैठक के लिए, उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को करेंगे, 12 जून को नहीं करेंगे, अब 13 जुलाई को करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम बेंगलुरु में करेंगे, बेंगलुरु में करेंगे। उसके बाद ये 13 जुलाई वाली भी बात चली गई। अब ये बेंगलुरु तो हो गया, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं, एक काम करते हैं 17 जुलाई को करेंगे। अरे बॉस, आप लोगों से डेट ही तय नहीं हो पा रहा। आप क्या हराओगे नरेंद्र मोदी को? यहां डेट तय नहीं हो पा रहा, कैंडिडेट क्या तय करोगे आप कि कौन कहां से लड़ेगा? इधर विपक्ष में तारीख पर तारीख का मामला चल रहा है, उधर नरेंद्र मोदी जबरदस्त तैयारी में जुट गए। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, वहां तारीख पे बात नहीं हो रही। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बड़ी मीटिंग कर चुके भाई, और 5-5 घंटे चर्चा कर ली इन्होंने। पहली मीटिंग पीएम आवास पर हुई, जिसमें बीजेपी के संगठन से जुड़े अहम लोग शामिल हुए थे। इसके बाद सोमवार को यानी कल पीएम मोदी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 4 घंटे मीटिंग कर ली। इसी बीच आज बीजेपी ने अपने संगठन को लेकर बड़े फैसले भी किए और 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया। 6, 7 और 8 जुलाई को बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटों को कवर करने वाले 3 जोन की अलग बैठक बुलाई हुई है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी 8 तारीख को लेकर 5 अलग अलग शहरों में करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान करने वाले हैं। 36 घंटे में अलग अलग राज्यों में जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। यानी आप देखिए कि पीएम मोदी 2024 की तैयारी के लिए ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं। यहां विपक्ष जो है वो मीटिंग की डेट और वेन्यू तय नहीं कर पा। फिर ये लोग कहते हैं अरे नरेंद्र मोदी कैसे जीत जाते हैं। अरे भाई, वो आदमी मेहनत करते हैं, आप जो है वो आपस में ही लगे रहते हो कि किसको काटना है, किसको आगे बढ़ाना है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में 4 घंटे मंत्रियों के साथ बातचीत, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की तस्वीरें भी शेयर की। ये तस्वीरें आप देखिए, इसको हमने नरेंद्र मोदी की पाठशाला नाम दिया है। न्यूज की पाठशाला में नरेंद्र मोदी की पाठशाला को देखिए। एक तस्वीर दिख रही है जिसमें माइक लेकर खड़े हैं और सारे लोग बैठकर सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 35 मिनट तक मंत्रियों को संबोधित भी किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नरेंद्र मोदी की पाठशाला चल रही है और वो अपने मंत्रियों की क्लास ले रहे हैं। इसी बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को टारगेट और डेडलाइन भी दे दी, क्योंकि उनका हिसाब यही रहता है, डेडलाइन दो, टारगेट दो और इस हिसाब से काम करो। उन्होंने क्या कहा इस मीटिंग में? उन्होंने कहा अपने लोगों से कि 9 साल में सरकार ने जो किया है उसे 9 महीने में लोगों तक पहुंचाइए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को लोगों के बीच जाने के लिए कहा। मतलब सीधा हिसाब है कि इस भरोसे मत बैठ जाइए कि आप सब नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। बॉस काम किए हैं, जाकर पब्लिक को बताइए, समझाइए, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। आज इससे पब्लिक को भी लगेगा ना कि जिम्मेदार नेता है, आया है काम करके बताने के लिए। पीएम मोदी ने चुनावी साल में जमकर मेहनत करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 2024 की तरफ मत देखिए, बल्कि 2047 की तरफ देखते हुए काम कीजिए। मतलब जो मैं आपसे कह रहा था कि विपक्ष डेट तय नहीं कर पा रहा, ये इन्होंने कैलेंडर बदल दिया। नरेंद्र मोदी 2024 के लिए चिंतित ही नहीं है भाई। वो ये माने बैठे हैं कि मैंने इतनी तैयारी की है, इस एग्जाम में तो मुझे पास होना है, कौन रोकेगा।
वो 2047 का मिशन लेके चल रहे हैं। अच्छा, वो ये भी सोचते हैं कि भाई मैं नहीं आया कोई और आएगा, लेकिन काम ऐसा कीजिए कि जो अगला है वो 2047, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, उस वक्त इंडिया को जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनाना है, डेवलपिंग नहीं रहने देना है, वो काम हो जाना चाहिए। तो उन्होंने 2047 का मिशन दे दिया। वो कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों और फैसलों को सही तरीके से कार्यान्वित करना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने मौजूदा परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया कि बैठे मत रहिए, जो काम बचा हुआ है उसको फटाफट कीजिए। इसी बीजेपी ने आज 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए। आप देख रहे हैं, यहां विपक्ष यही नहीं तय कर पा रहा कि कहां वो एकजुट है, नहीं है। यहां ताबड़तोड़ डिसीजन मेकिंग चल रही है। 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए और बीजेपी के इस फैसले में भी एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें बड़ी सियासी मैसेजिंग है। पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। झारखंड में बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मरांडी बीजेपी के पुराने नेता हैं, लेकिन एक वक्त उन्होंने बीजेपी से अलग जाकर अपनी पार्टी बना ली थी। बाद में नरेंद्र मोदी उन्हें बीजेपी में फिर से लेकर आए थे और अब वो झारखंड में बीजेपी के विधायक दल के नेता है और उन्हें झारखंड में कमान सौंप दी गई है। सीजन नेता है, उनको कहा आप देखिए झारखंड में काम कीजिए। इसी तरह से पंजाब में सुनील जाखड़ को बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सुनील जाखड़ कांग्रेस से बीजेपी में आए। इनकी और सिद्धू की लड़ाई चलती थी तो कांग्रेस छोड़ दिया, इन्होंने बीजेपी में आए। बीजेपी चूंकि पंजाब में अभी कमजोर पार्टी है, वहां इनको दे दी जिम्मेदारी कि इतना पुराना नेता है कांग्रेस का, तो आप करो। वो पंजाब में हावी सिख राजनीति के बीच हिंदू चेहरा है। अगर पंजाब में फिर से अकाली बीजेपी के साथ आए तो फिर हिंदू सिख वाला पुराना कॉम्बिनेशन फिट हो जाएगा। तेलंगाना में बीजेपी ने जी किशन रेड्डी को नया अध्यक्ष बना दिया है। जी किशन रेड्डी अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तेलंगाना में ही ओबीसी नेता इटेला राजेंद्र को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इटेला राजेंद्र चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस से बीजेपी में आए। तेलंगाना में इसी साल चुनाव हैं, तो उनके अनुभव का फायदा लिया जा रहा है। भाई ये बीआरएस से आए, इनको पता है वहां कहां कमी है, कहां छेद है, उसका फायदा उठाओ। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को बीजेपी ने आंध्र प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पुरंदेश्वरी 2014 तक कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी में आई। पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और सुपरस्टार एनटी रामाराव की बेटी है। पुरंदेश्वरी की बहन चंद्रबाबू नायडू की पत्नी है और चंद्रबाबू नायडू फिर से बीजेपी के साथ जाने के संकेत भी दे रहे हैं। मतलब बीजेपी के इन 4 फैसलों में एक खास पैटर्न है जिसकी हम बात कर रहे थे, और वो पैटर्न ये है कि इनमें से 3 राज्यों में बीजेपी कमजोर है और वहां ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए। यानी बीजेपी ऐसा मैसेज दे रही है कि दूसरी पार्टी के लोग बीजेपी में आसानी से अकोमोडेट हो सकते हैं, उनको बड़ी भूमिका मिल सकती है। दूसरा मैसेज यह है कि ये वो लोग हैं जो इन राज्यों में चुनाव जीतने वाली पार्टियों से आए हैं और इनकी अपनी नेटवर्किंग है, फॉलोइंग भी है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपने देखा होगा कई बार कोई नया चैनल खुलता है, उसमें दूसरे चैनल का जो बड़ा चेहरा रहता है एंकर, उसको उठा के ले आते हैं कि उसका फॉलोअर, उसका देखने वाला भी साथ साथ आ जाए। भाई अपना काम बढ़िया करेंगे और उसका फॉलोअर ले आएंगे, चमक जाएगा चैनल। ये भी रोता है, वैसे इन पार्टी में कर रहे हैं, जहां कमजोर है वहां दूसरे का बढ़िया वाला तोड़ ले आओ। इसी में आप महाराष्ट्र का केस देख लीजिए। अजीत पवार बीजेपी के खेमे में आ गए और न सिर्फ अजीत पवार आए बल्कि शरद पवार के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल भी बीजेपी के साथ आ गए। प्रफुल्ल पटेल कितने करीबी थे शरद पवार के, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पवार पिछले जितनी भी विपक्षी एकता की मीटिंग हुई थी, जहां जाते थे प्रफुल्ल पटेल को साथे टांग कर ले जाते थे। जहां जाते थे बगल में आपको प्रफुल्ल पटेल दिख जाए। अजीत पवार को नहीं ले जाते थे, प्रफुल्ल पटेल को ले जाते थे। सोचिए वो आदमी कितना करीबी होगा। आज अजीत पवार ने कहा कि मोदी जैसा नेता कोई नहीं, पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं, देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी को सपोर्ट करने के लिए वो सरकार में शामिल हुए। वही प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार के बगल में खड़े रहते थे, वो आज कह रहे हैं कि देश ने 9 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति की है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो विपक्षी दलों की बैठक के लिए पटना गए थे, सब देख कर आए हैं कि मीटिंग में क्या हुआ, विपक्ष में मतभेद है, कभी एक साथ ये लोग आ नहीं सकते। वो खुद ही भांडा फोड़ दिए विपक्ष का, अरे नहीं होगा भाई, ये लोग नहीं आ सकते, नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं, हम लोग आगे इसलिए उनके साथ। अब अजीत पवार धीरे धीरे अपनी पार्टी पर कब्जा भी जमा रहे हैं। आज वो एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे। मुंबई में मंत्रालय के ठीक सामने एक बंगला है, उसी को अजीत पवार ने एनसीपी का नया दफ्तर बना दिया। लेकिन उद्घाटन के पहले उनके समर्थक जब बंगले पर दफ्तर को सजाने पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ था।
इस ताले की चाबी किसी के पास थी नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने किसी को दफ्तर की चाबी नहीं दी थी। कुछ देर तक इंतजार किया गया, लेकिन जब चाबी नहीं मिली तो अजीत पवार के समर्थकों ने हंगामा किया और बंगले का ताला तोड़ दिया। हालांकि बंगले के अंदर भी समर्थक नहीं जा पाए, क्योंकि अंदर के कमरे पर भी ताले लटके हुए थे। बाद में अजीत पवार वहां पहुंचे और पार्टी दफ्तर का उद्घाटन हुआ। अजीत पवार ने ताला तोड़वाकर नए ऑफिस का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अभी उनके सामने कई दरवाजे हैं और उन दरवाजों पर कई ताले लगे हैं, जिनकी चाबी उन्हें मैनेज करनी पड़ेगी। क्योंकि अजीत पवार समेत 9 मंत्रियों को शपथ लिए 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय चाहिए, और वित्त मंत्रालय अभी देवेंद्र फडणवीस के पास है। अब देवेंद्र फडणवीस पहले ही सीएम पद त्याग चुके हैं, उसका बलिदान दे चुके हैं। क्या वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी बलिदान देंगे? आज अजीत पवार ने संकेत दिए कि मंत्रालय तुरंत अलॉट होने में कुछ देर हो सकता है, क्योंकि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए नागपुर गए। अजीत पवार सरकार में तो आ गए, लेकिन बीजेपी अब भी अजीत पवार के मामले में सतर्क है। बीजेपी के किसी बड़े नेता ने डिप्टी सीएम बनने और सरकार में शामिल होने के लिए अजीत पवार को सार्वजनिक बधाई नहीं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे। आगे एक टकराव अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच भी हो सकता है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, तो उस बगावत की एक वजह अजीत पवार भी थे। कहा गया था कि महाअघाड़ी की जो सरकार चल रही थी, जिसमें यही अजीत पवार वित्त मंत्री होते थे, उद्धव ठाकरे सीएम होते थे, तो अजीत पवार उनके विधायकों के साथ अन्याय कर रहे थे। मतलब शिंदे का आरोप था कि जो उनके साथ के विधायक है, उनके साथ अजीत पवार अन्याय करते, उनके विधायकों को फंड नहीं दे रहे थे, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को फंड की कोई कमी नहीं होने देते। एकनाथ शिंदे अलग टेंशन में होंगे, क्योंकि शिंदे के नंबर गेम के दम पर अब तक सरकार चल रही थी। वो राजा टाइप थे कि हम हटे, सरकार गिरी। अब अजीत पवार आ गए तो शिंदे की अहमियत कम हो गई है। अब तक सरकार में 2 पावर सेंटर थे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। अब अजीत पवार की एंट्री हो गई तो वो तीसरे पावर सेंटर हो गए। शिंदे की एक मुश्किल यह भी है कि अजीत पवार और एनसीपी के विरोध में कई विधायक उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे के साथ आए थे। लेकिन मुश्किल यह है कि हो सकता है ये 16 विधायकों की सदस्यता जो है वो खतरे में है, और वो जा भी सकती है, बच भी सकती है। ऐसे में सीएम के तौर पर कैसे उनका इकबाल कायम रहेगा? शिंदे को इन कयासों से भी डर लग रहा होगा कि कहीं बीजेपी उनको थैंक यू ना बोल दे और सीएम की कुर्सी कहीं आगे अजीत पवार के हाथ में ना लग जाए। क्योंकि इनकी सदस्यता गई तो फिर अजीत पवार कहेंगे लाइए, मैं लेके आया ना सबको, दीजिए मुख्यमंत्री की कुर्सी। और कहीं ऐसा ना हो कि भाई ज्यादा नंबर के विधायक उनके पास हैं तो शिंदे गुट को खा जाए। तो अपनी इनसिक्योरिटी होती है लोगों को, तो हो सकता है शिंदे साहब को भी इनसिक्योरिटी हो रही है, ये कह रहा हूं। लेकिन शिंदे अभी एकदम से नहीं घबराएंगे, क्योंकि अभी यह तय नहीं है कि अजीत पवार के पास कितनी ताकत है। क्योंकि पहले दावा था अजीत पवार के साथ 40 विधायक हैं, फिर कहा गया कि अजीत पवार के साथ 25 विधायक हैं। अभी तक जो नंबर बताए जा रहे हैं उनमें अजीत पवार के साथ 25 विधायक, शरद पवार के साथ 13 विधायक, और जो डिसाइडेड नहीं है कि वो किस तरफ है, ऐसे 15 विधायक हैं। और पार्टी तोड़ने के लिए चाहिए 36 विधायक। तो यानी अभी अगर अजीत पवार के साथ 25 विधायक हैं भी, तो भी वो पार्टी नहीं तोड़ पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए भी खतरा खड़ा हो जाएगा। ये तो मैं आपको एनसीपी का नंबर गेम समझा रहा हूं, अभी आपको देश का नंबर गेम बताने वाला हूं कि अगर विपक्ष पूरा एक साथ आ गया तब भी नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएंगी, उसका मैथ्स का चैप्टर अभी खोलूंगा। ये तो एनसीपी वाला बता रहा था। लेकिन कल का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अहम है, क्योंकि कल शरद पवार के गुट की और अजीत पवार के गुट की अलग अलग मीटिंग होने वाली है। एक मीटिंग शरद पवार ने बुलाई है, वो दोपहर 1 बजे होगी। एक मीटिंग अजीत पवार ने बुलाई है, वो सुबह 11 बजे होगी। अब इन्हीं मीटिंग से यह पता चल जाएगा कि किस गुट के पास कितने नंबर हैं। भाई वहां जितने लोग नजर आएंगे समझ में आ जाएगा किसके पास कितने लोग हैं। उधर बिहार में भी गजब का सस्पेंस चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जेडीयू में टूट फूट हो सकती है। इसी बीच नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सस्पेंस और बढ़ गया। कल शाम को नीतीश कुमार ने राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण से मुलाकात कर ली। अब कहेंगे कि आप हरिवंश जी से मिल लिए, जेडीयू के सांसद हैं तो क्या ही हो गया। देखिए, पटना में सीएम आवास पर यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली और हरिवंश जी से नीतीश कुमार जी की मुलाकात इसलिए बहुत अहम है क्योंकि हरिवंश नारायण की पहचान
नीतीश कुमार और पीएम मोदी की कड़ी के तौर पर रही है। 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे, लेकिन हरिवंश नारायण अब भी राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं। उनके पद पर कोई आंच नहीं आई। इससे आप समझ लीजिए कि उनकी अहमियत नीतीश कुमार के लिए कितनी है और नरेंद्र मोदी के लिए कितनी है। ये वही हरिवंश नारायण है जो नई संसद के उद्घाटन पर भी गए थे और जेडीयू ने कह दिया था कि हरिवंश ने पद के लिए जमीर बेच दिया है। वही हरिवंश नीतीश कुमार से मिलने चले गए। अब उन्हीं हरिवंश से नीतीश कुमार के मिलने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बॉस कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। कहीं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी तक संदेश तो नहीं भिजवाना चाह रहे कि सर कुछ देखिए हो जाए फिर से सेटिंग गेटिंग। और यह मीटिंग भी उस वक्त हो रही है जब लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई ने रेलवे में लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट दाखिल कर दी और जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी नाम है। भ्रष्टाचार के ऐसे ही मामले में आपको याद होगा 2017 में जब आरोप लगा ही लगा था, तब नीतीश कुमार लालू परिवार से सफाई मांगते हुए अलग हो गए थे। अब तो चार्जशीट में नाम आ गया बॉस, अब कैसे सट के रहिएगा। कहीं इसीलिए तो बीजेपी के करीब आने का प्रयास नहीं हो रहा और इसीलिए हरिवंश जी को बुला के मीटिंग तो नहीं हो रही। मतलब नीतीश कुमार के पास अब एक और मौका आया है कि वो फिर से आरजेडी से अलग होने की जमीन तैयार कर ले। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सबसे बड़े आधार बने हुए हैं और उधर बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार नाक रगड़ लेंगे ना तब भी बीजेपी साथ नहीं लेगी। लेकिन बहुत राजनीति है, यहां कुछ भी हो सकता है। अगर अजीत पवार अपने चाचा का साथ छोड़कर दो बार बीजेपी के साथ आ सकते हैं, जो बीजेपी अजीत पवार से धोखा खा चुकी वो फिर से अजीत पवार को ले सकती है, तो नीतीश कुमार भी ऐसा कर सकते हैं। नीतीश कुमार इस समय इस मुश्किल में भी फंसे हुए हैं क्योंकि उनकी पार्टी में टूट फूट की आशंका जताई जा रही है। बिहार में नेता कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है और नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की जबरदस्त तैयारी चल रही है। विपक्ष कैसे भी करके तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अगर यह पूरा विपक्ष एक साथ आ गया और सिर्फ नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष हो गया, तब क्या होगा? तब नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आएंगी? अब आपको वो गणित बताता हूं जिससे यह पता चलेगा कि विपक्ष की एकता के बावजूद पीएम मोदी को कितनी सीटें आएंगी। वो नंबर जो बता रहे हैं कि अब की बार मोदी 350 पार भी हो सकता है। भाई अभी विपक्ष ये माहौल बना रहा है कि अगर सब साथ आ जाएं तो वो मिलकर नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं और इसके लिए फॉर्मूला यह दिया जा रहा है कि 450 सीटों पर जहां जो पार्टी मजबूत है उसके उम्मीदवार को उतारें और बाकी की विपक्ष की पार्टियां उसको सपोर्ट कर दें, मतलब और कोई कैंडिडेट ही ना हो और बीजेपी के खिलाफ केवल विपक्ष का सिर्फ एक कैंडिडेट उतारा जाए। लेकिन जब हमने विपक्ष के इस दावे का टेस्ट किया तो आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। भाई अब देखिए, सीधा हिसाब यह है कि विपक्ष क्या उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेंगे, मतलब ये हो जाएगा मोदी वर्सेस ऑल। ठीक है, अब मान लीजिए 100% वोट है, नरेंद्र मोदी को मान लीजिए 49% वोट मिला मोटे तौर पर और 51% सारा वोट जो है विपक्ष का, कोई और कैंडिडेट ही नहीं है, वो उधर चला गया, तो मामला खत्म, हार गई बीजेपी। अब ये यही सोच रहे हैं कि जब एक ही कैंडिडेट होगा तो सबका वोट उधर ही ना चला जाएगा, तो बीजेपी हार जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर क्या कह रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव, इसमें क्या हुआ था जरा इसको सुनिए कि अगर ये सब साथ भी आ गए और यही पैटर्न रहा तो क्या होगा। बीजेपी चुनाव लड़ी कितनी सीट पर? बीजेपी चुनाव लड़ी थी 436 सीट पर, 436 सीट पर, बाकी पे इसके सहयोगी वगैरह लड़े होंगे। जीती कितनी थी? जीती थी 303 सीट, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये 2019 का बता रहा। लेकिन ऐसी सीटें जहां बीजेपी को 50% प्लस वोट मिला, ऐसी सीटें कितनी थी बीजेपी के लिए? 303 में से 224 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला। 224 सीट।
अब बॉस अगर 224 सीट पर उनको 50% प्लस वोट मिल रहा है तो पूरा विपक्ष भी मिला लीजिएगा तो भी 50% से पार नहीं जाइएगा ना। तो 50% वोट तो बीजेपी को मिल ही गया, 50 से ज्यादा ही मिल गया। अब विपक्ष मिला लीजिए, निर्दलीय मिला लीजिए, पूरा मोहल्ला मिला लीजिए, कुनबा मिला लीजिए, तब भी तो बीजेपी ही जीत जाएगी। तो 2024 सीट तो वो तब भी जीतेंगे जब पूरा विपक्ष पिछले बार के सिनारियो की तरह एकजुट भी हो जाए, कोई और कैंडिडेट ही ना हो, एक ही कैंडिडेट। नोटा भी मिला दीजिए भाई विपक्ष के साथ, तब भी बीजेपी के कैंडिडेट को ये 224 सीट पे तो नहीं हरा पाएंगे। खाली बीजेपी का बता रहा हूं, अभी बीजेपी के सहयोगियों का नहीं बता रहा। और आप देखिए बीजेपी के लिए जो सीटें हैं 50% प्लस वोट पाने वाली सीटें, जहां बीजेपी को, ये बीजेपी के लिए बता रहा हूं, बीजेपी जहां बीजेपी को 50% प्लस वोट अब मिले थे 2014 में, ऐसी सीटें थी 136, जो 2019 में बढ़कर कितनी हो गई थी 224। और अगर आप देखेंगे ये करीब करीब 88 सीट प्लस है, यानी 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, 5 साल तक अवार्ड वापसी के बावजूद, 5 साल तक मुसलमान खतरे में है के नैरेटिव के बावजूद, 5 साल में देश तबाह कर दिया के बावजूद, 5 साल में अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी के बावजूद, 5 साल में नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता इसका गाना गाने के बावजूद, 5 साल तक नरेंद्र मोदी विदेश खाली घूमने जाते हैं इतना कहने के बावजूद, सब कर लेने के बावजूद बीजेपी ज्यादा सीटें भी जीती और ऐसी 88 और सीटें ऐड कर ली अपनी पॉकेट में जहां उसको 50% से ज्यादा वोट मिल रहे थे। यह बात भी ध्यान रखिए कि 2024 का यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े 272 से मात्र 48 कम है, यानी नरेंद्र मोदी के लिए विपक्षी एकता कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है भाई। 2019 वाला ही रेप्लिकेट हो गया तो भी 224 है, और इस बार तो जिस तरह से कोरोना संकट के बाद अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है, दुनिया भर में मोदी मोदी हो रहा है, ये सीटें क्यों और नहीं बढ़ेंगी इसका जवाब किसी का और के पास नहीं। अब अगर बीजेपी को छोड़कर उन पार्टियों की बात करें जिन पार्टियों को 2019 में 50% से ज्यादा वोट मिले थे, तो उनकी सीटों की संख्या देखते हैं, यानी नॉन बीजेपी, और इनको 50% प्लस वोट मिले। ऐसी सीटें कितनी थी 2014 में? ऐसी सीटें थी 64 सीट, जहां विपक्षी पार्टियों को 50% से ज्यादा वोट मिला। 2019 में यह बढ़कर 117 सीट हुई, यानी पोलराइजेशन जो है वो 2019 में जबरदस्त हुआ। अगर बीजेपी के लिए 88 सीटें बढ़ी तो विपक्ष के लिए भी 2019 में ऐसी सीटें बढ़ गईं जहां पर उनको बड़े मार्जिन से जीत मिली 50% से ज्यादा। लेकिन इसमें यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि नॉन बीजेपी पार्टियों में कई पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी की सहयोगी भी हैं, यानी ये पूरा सिर्फ नॉन बीजेपी नहीं है, नॉन बीजेपी में मतलब नॉन बीजेपी में बीजेपी की सहयोगी भी इसमें जुड़ी हुई, सिर्फ विपक्ष का हिस्सा इसमें नहीं। अब इस फैक्टर का टेस्ट करते हैं कि बड़े राज्यों के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी को किन राज्यों में 50% से ज्यादा वोट शेयर वाली कितनी सीटें मिली। तो 50% प्लस वोट मिले, और ये बीजेपी के लिए बता रहा हूं। बीजेपी को अगर आप राज्यवार देखेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे 2014 में ऐसी कितनी सीटें थी और 2019 में कितनी सीटें थी। अगर आप यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, 2014 में ऐसी 17 सीटें थी जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला था। 2019 में यह बढ़कर 40 सीटें हो गई। आप देख रहे हैं ऐसी सीटें जहां बीजेपी मैसिव विक्ट्री दर्ज कर रही है, वो 2019 में उत्तर प्रदेश में बढ़कर 17 के मुकाबले 40 हो गई। और यह तब था जब वहां पर सपा, बसपा और आरएलडी मिलकर 2019 में बीजेपी के खिलाफ थे। अब बताइए यूपी में कैसे रोकिएगा। बिहार में एक और राज्य जिसके लिए कहा जा रहा है कि भाई बिहार में नरेंद्र मोदी को रोक देंगे, सब साथ में आ गए। तो
2014 में 2 सीट ऐसी थी बिहार में जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट पाई। 2019 में यह बढ़कर 14 सीटें हो गई थी, 14 सीट्स। और मेरे ख्याल से बीजेपी जो है वहां पर 17 या 20 सीट के आसपास लड़ी थी, उसमें से 14 में 50% से ज्यादा वोट पाई थी। तो मिला लीजिए सबको, फिर कैसे हराइएगा। अब आप देखिए तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा सीटें। 2014 में 20 सीटें थी जहां पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट पाई थी। 2019 में यह वो राज्य है जहां पर सीटें घट गई थी, 15 हो गई थी, जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट आए। लेकिन यहां तो बीजेपी ने अलग खेल कर दिया, एनसीपी टूट गई, शिवसेना ही टूट गई। तो अब यहां पर कैसे काम होगा? तो यह अलग मामला इनका गड़बड़ा गया। ऐसे ही आप देखिए राजस्थान, यहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट 2014 में 18 सीट पर आए थे, अब 2019 में बढ़कर 23 हो गया था। गुजरात, जो नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश है, यहां 26 सीट मिली थी बीजेपी को, जहां 50% से ज्यादा वोट आए थे। 2019 में भी 26 ही सीट आई थी। अब बताइए कर्नाटक में, एक और राज्य देखिए कर्नाटक, 2014 में कितनी सीट मिली? 12 सीट, 50% से ज्यादा वोट वाली। 2019 में यह बढ़कर 22 सीट हो गई भाई, 22 सीट। कहां सब 7 भी आ जाइएगा तो कैसे रोकिएगा? दिल्ली की 7 की 7 सीट, 50% से ज्यादा वोट। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग निकलते हैं और छप्पा मार के आते हैं भाई। सब मिल भी जाइएगा तो नंबर कह रहे हैं कि नहीं रोक पाइएगा नरेंद्र मोदी को। और अभी तो राम मंदिर का उद्घाटन बचा हुआ है। एक काम जो नरेंद्र मोदी वादा किए थे यूसीसी का, वो भी लग रहा हो ही जाएगा। कैसे नंबर नहीं मिल रहा भाई, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पाठशाला में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस डेस्पिरेशन का चैप्टर, जिसकी वजह से वो कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। केजरीवाल ने कांग्रेस की कौन सी सीक्रेट फाइल निकाली है, आइए बताता हूं। देश में इस वक्त पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें चल रही। किसी भी तरह प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना इनका लक्ष्य है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो विपक्षी एकता के लिए सौदेबाजी तक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ बनने वाले मोर्चे में शामिल होने के लिए केजरीवाल तैयार तो हैं, लेकिन इसके लिए वो कांग्रेस से सौदेबाजी कर रहे थे। केजरीवाल ने पहले कांग्रेस के सामने शर्त रखी कि कांग्रेस राज्यसभा में उस अध्यादेश का विरोध करे जो केंद्र सरकार लाई है। इस अध्यादेश से दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल के हाथ से निकल गया। कांग्रेस ने केजरीवाल के इस ऑफर पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। कांग्रेस की स्टेट यूनिट्स ने केजरीवाल का सहयोग न करने की राय आलाकमान तक पहुंचा दी। अपने फायदे के लिए केजरीवाल विपक्ष के महागठबंधन में शामिल होने के लिए शर्तें रख रहे थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो अब केजरीवाल कांग्रेस के पीछे पड़ गए। जो कांग्रेस के पीछे केजरीवाल पड़े हुए थे कि राहुल जी से मिलवा दो, राहुल जी से मिलवा दो, राहुल जी से मिलवा दो, अब उसी कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और कांग्रेस पर हमला करने के लिए केजरीवाल ने यूपी के डॉन को मोहरा बना लिया है। अरविंद केजरीवाल की डेस्पिरेशन इतनी इसलिए है क्योंकि उनके करीबी सहयोगी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में, बेल इनको मिल नहीं रही। भाई आप बाहर कट्टर ईमानदार बता दोगे, उससे कोर्ट थोड़ी बेल दे देगा। इसके अलावा केजरीवाल अब शीश महल की जांच की भी आंच महसूस कर रहे हैं। एलजी के साथ अब ईडी भी केजरीवाल के बंगले के निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच कर रही है। ऐसे हालात में केजरीवाल को कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद थी, जो पूरी हुई नहीं, तो केजरीवाल कांग्रेस के पीछे पड़ गए और इसके लिए सहारा लिया है यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी का, और हमला हुआ है पंजाब से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कांग्रेस पर माफिया डॉन के साथ संबंध का आरोप लगाया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि 2019 में यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पूछताछ के लिए पंजाब लाया गया था। उस समय माफिया मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद था। पंजाब आने के बाद मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में रखा गया था। पंजाब के तत्कालीन सीएम और जेल मंत्री ने मुख्तार अंसारी को कई सुविधाएं दी थी। रोपड़ जेल में माफिया मुख्तार अंसारी की सेवा की जाती थी, लेकिन मुख्तार को किस अपराध में रोपड़ जेल में रखा गया यही नहीं पता था। मुख्तार अंसारी की पत्नी जेल के पीछे एक कोठी में रहती थी। तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री माफिया को बचा रहे थे।
मुख्तार अंसारी के मामले में वकीलों की फीस के तौर पर 55 लाख रुपए खर्च हुए। ये सारे आरोप भगवंत मान की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये मुद्दा वो पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन अचानक कांग्रेस पे ऐसा लग रहा प्रेशर बनाने के लिए, हमलावर होने के लिए फिर ये बातें उठ रही। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस का हाथ तो देख लीजिए जी माफिया और गैंगस्टर के साथ। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो वो माफिया को संरक्षण दे रहे थे। अरे भाई, इतना ही संरक्षण दे रहे थे तो उनके साथ जाके हाथ क्यों मिलाने के लिए अभी घूम रहे थे पीछे पीछे? राहुल जी मिल लीजिए, राहुल जी मिल लीजिए क्यों बोल रहे थे? विपक्षी एकता के नाम पे पटना दौड़े दौड़े क्यों चले गए थे? तब भी बोलते कि ना हमने करेंगे इन लोगों के साथ दोस्ती। जब वहां काम नहीं बना तो याद आया, अरे ये तो माफिया के साथ देने वाली कांग्रेस है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाने के साथ तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह और तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को शो कॉज नोटिस भी भेज दिया। नोटिस में माफिया मुख्तार अंसारी पर खर्च हुए 55 लाख रुपए के बारे में लिखा है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और पंजाब के तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने इसका विरोध किया था। मुख्तार अंसारी की पैरवी के लिए तत्कालीन सीएम और जेल मंत्री ने एक वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे को हायर किया। जिस केस में मुख्तार अंसारी को पंजाब लाया गया वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उसकी पैरवी की जाए। मुख्तार अंसारी को पंजाब में रोके रखने में पंजाब सरकार का कोई हित नहीं था। इसके बाद भी तत्कालीन सीएम और जेल मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पैरवी की। वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पैरवी के लिए 55 लाख रुपए का बिल भी दिया। 55 लाख रुपए में से 17,60,000 रुपए अभी वरिष्ठ वकील को देने बाकी है। अब यह महसूस किया जा रहा है कि इस बकाया रकम की वसूली क्यों ना आप दोनों से की जाए। 15 दिन के अंदर आप दोनों इस शो कॉज नोटिस का जवाब दीजिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से पूरे 55 लाख रुपए की रिकवरी की जाएगी। एक बार भगवंत मान जी को भी सुनिए। यूपी पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਣ ਗਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਹ 55 ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 55 ਲੱਖ ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ 55 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਕਵਰੀ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ये गल मेक श्योर कर देना मैं थोनू। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत भाई जनता का पैसा अगर किसी अपराधी पर लगा दिया गया है तो उन लोगों से वसूलने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब पटना में जाकर मिल रहे थे, जब राहुल गांधी जी से मिलने का वक्त मांग रहे थे, तब ये बातें क्यों नहीं याद आ रही थी कि भाई ये लोग तो अपराधियों को इस तरह से मदद देने वाले लोग हैं। अब जब रिश्ता नहीं बन पाया तो नोटिस जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस नोटिस पर तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने जवाब दिया। रंधावा ने कहा कि अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पार्टी बनाया तो वकील तो करना ही पड़ेगा। अगर भगवंत मान होते तो वो भी यही करते। कि मुख्यमंत्री साहब सोच समझ के कोई बयान दिया करो। अज तक पेमेंट नहीं की गई तो जे तेरे जो जरूरत आ जिदा वैसी भेज दी थी कि अपने डिपार्टमेंट तो तेरे जरूरत है तो उन्होंने कर कैंसल तो दे लोगों जो पेमेंट ही नहीं गई तो रिकवरी कभी करेगा? रिकवरी बिना मतलब तो करेगा कि रिकवरी नौकर नोटिस दवे रिकवरी पावे फिर इन्हूं मैं जवाब दूँ। वकील करने साडा काम ही नहीं, ये भी करता, इनू नहीं पता वकील करने। मैं कीते नहीं, उन्हें होम ने कीते, उन्होंने करने। गवर्नमेंट जी होंगी है, जो डिपार्टमेंट होंदा, रिस्पोंडेंट होंदा, ना कि मुलजमां वालों असीं नहीं मुलजमां वालों कीता, असीं मुलजमां वालों पार्टी नहीं बने, सानू सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी डिपार्टमेंट ने बनाया। पता नहीं कानून नूं सुनना नहीं। दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब लाया क्यों गया था, जिसको लेकर यह राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी किस तरह से पंजाब की जेल पहुंचा, वो भी आपको सुनना चाहिए। मुख्तार अंसारी पर जनवरी 2019 में मोहाली के एक बिल्डर से 10 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप लगा।
इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई। मामले की जांच के लिए पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मुख्तार को मोहाली लेकर चली आई। 24 जनवरी 2019 को कोर्ट में पेश कर मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद करीब 2 साल 3 महीने तक मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में ही रहा। आरोप है कि इस दौरान जानबूझकर उसका चालान तक पेश नहीं किया गया। खुद मुख्तार अंसारी ने भी जमानत के लिए अर्जी तक नहीं दी। यूपी सरकार ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट निकाले, लेकिन मुख्तार को पंजाब से यूपी नहीं भेजा गया। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को यूपी पुलिस पंजाब से वापस लेकर आई। यानी जो आरोप लग रहे हैं फैक्चुअली जो है वो होते हुए दिखे भी हैं। लेकिन सवाल इसी का है कि जब आपको जरूरत थी तो आप इसी कांग्रेस से सटने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अलग अलग मामलों में जेल जा रहे हैं, केजरीवाल को इस बात का भी डर सता रहा है कि शायद वो भी जेल जा सकते हैं। उस स्थिति में अपने पक्ष में विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने के लिए केजरीवाल ने पिछले दिनों देश भर का दौरा भी किया, लेकिन कांग्रेस के साथ केजरीवाल की बैठक नहीं हो पाई। जबकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का केजरीवाल ने विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने शराब नीति के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर हमला किया। विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई का केजरीवाल ने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल से मुलाकात तक नहीं की। दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता खुलकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया था। जबकि कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने विपक्षी दलों को बुलाया, पर आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया। इस तरह के हालात में अब अरविंद केजरीवाल अलग रणनीति अपना रहे हैं और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि यह प्रेशर टैक्टिक्स का भी हिस्सा हो। आप यह भी देखिए कि केजरीवाल इस वक्त कैसे चारों तरफ से घिरे हुए। इसी वजह से कांग्रेस के खिलाफ उनका यह डेस्परेशन बार बार दिखता है। केजरीवाल को शायद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या स्टैंड लें, कौन सी रणनीति बनाए, क्या ऐसा करें कि वो इस परिस्थिति से निकल सके। केजरीवाल की मुसीबत भी आप समझिए ना। केजरीवाल के करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया जेल में, उनकी तो जमानत ही बार बार रद्द हो जा रही है अर्जी। सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर बाहर है, जो 11 जुलाई को खत्म हो रही है। केजरीवाल के शीश महल की जांच हो रही है। विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को फटकार मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए कितना विज्ञापन पर खर्च किए, जरा डिटेल दीजिए। इसके अलावा दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल की टीम से 400 प्रोफेशनल्स को निकाल दिया है। अब ऐसे हालात में केजरीवाल अलग अलग नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, जिससे उन पर लग रहे आरोपों की बात कम हो और वो बात ज्यादा हो जो केजरीवाल चाहते हैं, लेकिन वो भी ढंग से हो नहीं पा रहा। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें बताऊंगा कि क्या मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संत और बाबाओं के वीडियो देखते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी मीटिंग के दौरान संत और बाबाओं के वीडियो देखते हैं। जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें पीएम और वहां बैठे दूसरे लोगों के सामने लगी स्क्रीन पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य नजर आ रहे हैं। हमें इस तस्वीर में पहले ही नजर में कुछ खोट लगा कि यह कैसे संभव है। हमने इसका फैक्ट चेक किया। रिसर्च में हमें इस घटना से जुड़ा ओरिजिनल वीडियो मिल गया, जो 2 जून को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक का। इस बैठक में पीएम ने ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे की समीक्षा की थी। टीवी स्क्रीन पर पीएम हादसे की जानकारी ले रहे थे। इस वीडियो में एडिटिंग की मदद से सामने लगी टीवी स्क्रीन पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का वीडियो जोड़ दिया गया और ऐसा दिखाया गया कि पीएम मीटिंग में बैठकर साथियों के साथ बाबाओं की कथा सुन। तो ये है इस तस्वीर का, इस वीडियो का सच।